सबको समझ में आ गया क्यों पॉजिटिव? क्योंकि विनिंग टीम फोर्स इधर लगाया और खींच भी लिया इसको इधर ही, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर विनिंग टीम का वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव। लूजिंग टीम का निगेटिव। क्यों? क्योंकि बेचारा खींच तो या अपने तरफ ही रहा होगा, खींच तो अपने तरफ रहा होगा, लेकिन खिंचा गया इधर, है ना? तो लूजिंग टीम का फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, देयरफॉर 180 डिग्री, एंड हेंस वर्क डन बाय द लूजिंग टीम इज निगेटिव। समझ में आ गया होगा, निगेटिव पॉजिटिव। चलिए देखो, पिछले क्लास में, पिछले वीक में मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया था। आज से मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और उस देखो, नोट्स जब बनाते हैं तो उसमें लगता है कि ये चीज लिखना चाहिए, और ऐसे बोलने में क्या होता है, फ्लो रहता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज मिस भी कर जाते हैं। जैसे जो बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है फिजिक्स में, समीर आया है क्लास में? समीर, प्रत्यूष नहीं है। तो यहाँ पर एक मेरे दिमाग में आया कि जब आप लोगों को मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया था, याद करो, डॉट प्रोडक्ट बताया था ना? और क्या बताया था? स्केलर, इसको डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट में आपको क्या होता है कि वेक्टर और वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट यदि कोई स्केलर आ जाए तो हम उसको स्केलर कहते हैं। हाँ, जिसका एग्जांपल आपके सामने है, वर्क। वर्क एफएस, है ना? एफएस। तो आपसे कोई यदि पूछेगा, जैसे ये एफएस, तो क्या आया? एफएस कॉस थीटा। और वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो एक लिखे थे हम, याद होगा, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, याद है ना? सर्कुलर मोशन में मैंने इसकी चर्चा की। आप सर्कुलर मोशन का नोट देखिएगा, उसमें मैंने इसकी चर्चा की। यस सर। तो यहां पर आपको समझना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। यहां कुछ चीज ऐसा होता है जो डिफाइंड होता है, आप समझिएगा इसको। जैसे बहुत हद तक मैंने कोशिश किया, आपको प्रूव भी कर दिया था कि एफ एस कॉस थीटा कैसे आया, है ना? लेकिन ऐसा कुछ बुक वगैरह में दिया नहीं रहता है। वो ठीक है कि मैंने कंपोनेंट तोड़कर आपको समझा दिया कि दिस इज एफ एंड हियर इज एफ डैश, एंड एंगल बिटवीन एफ डैश एंड एफ इज थीटा, और डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? एस, है ना? बात में याद है ना ये? तो वहां पर हम आपको बताए थे कि जो वर्कडन हम लेते हैं, वर्कडन, तो उस केस में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, उसी डायरेक्शन के फोर्स को हम लेते हैं। तो डायरेक्शन मेरा डिस्प्लेसमेंट का इधर है,
तो हम इसी तरफ के फोर्स को लेंगे, ये फोर्स नहीं लेंगे। तो यहां पर क्या मैंने बताया कि जरूर यहां कोई फोर्स का कंपोनेंट होगा, जिसको मैं क्लास 9 की भाषा में इफेक्टिव फोर्स बोल रहा हूं, समझने के लिए। ऐसे इसको कंपोनेंट बोला जाए। कैसे ये आया था ये समझा चुके थे कि cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, याद है ना? cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, ये लाए थे हम। cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और ये b, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप यदि समझें तो बेस हमारा ये f डैश हुआ, f डैश हुआ, h हमारा क्या हुआ, f हुआ, है ना? तो हम क्या जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या बोले थे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी डायरेक्शन के फोर्स को लेते हैं, उसी का प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहां जो वर्क डन लेंगे वो एफ डैश एस लेंगे, ठीक। और यहां से मेरा एफ डैश क्या आएगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू एफ डैश बाई एफ है, तो एफ यहां तक दिख रहा है ना, हाँ, एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ cos थीटा। इसका मतलब ये एफ डैश को हटाए और यहां लिख दिए एफ cos थीटा एस, देयरफॉर एफ एस cos थीटा, ठीक है ये चीज। अब देखो, ये तो समझाने के लिए बता दिया गया, लेकिन कुछ जगह पर होता है क्या कि आपको थोड़ा इनडायरेक्ट अप्रोच लेना होता है समझने के लिए। और जैसे साइन थीटा, ठीक है, जो बच्चा फिजिक्स में थोड़ा एडवांस स्टडी कर रहा होगा वो जानता होगा कि ये एफ अगर यहाँ थीटा है तो इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा होगा, और इधर का कंपोनेंट जो होगा वो साइन थीटा, ये जानता होगा। लेकिन एरिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया वेक्टर है कि स्केलर, तो क्या बताइए? एरिया वेक्टर है कि स्केलर, क्या बताइएगा? एरिया, एरिया कोई आवाज नहीं। एरिया, एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। इस बात को जरा जो बच्चे जानते हैं वो मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ, हेलो, जिसको जानकारी है वो पहले मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, तब मैं इसको डिफाइन करूंगा बाद में। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म्स, जिसमें हम लोग दो फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग ये जाने कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। तो इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी ये क्या है? समीर कुमार उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है?
द कैपेसिटी टू डू। ये समीर लिख रहा है कि उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर सीधा रखिए। क्या सीधा रखें? नहीं समझ रहे क्या सीधा? सीधा क्या रखने कह रहे हो? कैमरा? हाँ, अच्छा। एनर्जी का एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे अब हमारे ऋषभ भाई हैं, तो हम कह सकते हैं कि जितना वो बोलता है क्लासेस में, उस हिसाब से कहा जा सकता है बड़ा एनर्जेटिक ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन बाय द वे वो जब रियल क्लास में आया और देखे कोई जवाब नहीं दे पाया, तो इट मीन्स कि ही हैज नॉट द एबिलिटी, है ना? तो ये सब मेंटल बात हो गया, मेंटल वर्क, कि किसी में एबिलिटी है या किसी में नहीं है। कोई बहुत तंदुरुस्त दिख रहा है तो हम कह दिए कि बहुत एनर्जेटिक है, नहीं बहुत तंदुरुस्त है, दौड़ ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए नाम दिया गया एबिलिटी टू डू वर्क, यानी उसका क्या वर्क दिखेगा वही उसके एनर्जी का मेजरमेंट क्राइटेरिया होगा। ओके, जो वर्क उसका दिखेगा that will be the criteria to measure energy। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। अब ये वर्क, इसलिए इसका मतलब हुआ वर्क एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट। वर्क एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट, देयरफॉर वर्क का यूनिट भी और एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है? जूल होता है। ओके, ये बात। तो वर्क, एनर्जी, जूल। अब ये एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क किस तरह से आया, किस किस कारण? तो किसी में पोजीशन के कारण, किसी में शेप चेंज होने के कारण। जैसे मान लिया ये धनुष है, ठीक? ऋषभ कुमार देखिए ये धनुष, और ऐसे इसमें तीर लगा हुआ है, ठीक है? अच्छा है ना धनुष ऋषभ? देख लो। अब ये अगर ऐसे करके तीर लेके खड़ा रहेगा तो क्या ये तीर छूटेगा? हाँ, बहुत अच्छा बना है तीर धनुष। क्या है? नहीं छूटेगा। लेकिन वही अगर ऐसे खींच दिया इसको, तब ये छूट जाए। तो किस, तो इसका मतलब आया कि इसमें अब वर्किंग एबिलिटी आ गया। वो वर्किंग एबिलिटी किस कारण से आया? किस कारण से आया? ड्यू टू चेंज इन शेप या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ऐसे ओवरऑल तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन जब आप जान गए कि ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन द एनर्जी इज कंजर्व्ड इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गुड। ड्यू टू पोजीशन यहाँ तो नहीं अच्छा हम समझ सकते हैं कि तुम पोजीशन इसलिए बोल रहा होगा कि यहाँ से यहाँ ये आ गया है, इसलिए मे बी। हाँ चलो ठीक है। दूसरा हुआ, हाँ दूसरा हुआ कि अगर कोई चीज को मैंने उठाया, उठाया एच हाइट, इसमें वर्किंग एबिलिटी क्या आया? ड्यू टू पोजीशन। ये एनर्जी जो इसमें कंजर्व हुआ दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। या स्प्रिंग में आओ, स्प्रिंग,
स्प्रिंग को मैं दबाते दबाते यहां ले आया। अब ये जब ओपन होगा, फ्री होगा, इसमें वर्किंग एबिलिटी आएगा। क्या हुआ? चेंज इन सेट, है ना? या समीर भाई बोल रहे हैं ड्यू टू पोजीशन, तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हुआ है, देयरफॉर वी कैन से दैट वर्क इज डन। ओके, टाइम कितना हुआ? हाँ, 3 मिनट और है। तो दिस इज द एबिलिटी टू डू वर्क। और दूसरा हमारे पास है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये डिराइव मैं कल करूंगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। योर वीडियो इज नॉट क्लियर। क्या सिद्धि, जब लास्ट 3 मिनट बचता है तब बोल रही है योर वीडियो इज नॉट क्लियर? क्या? ड्यू टू मोशन। बड़ा सेट अच्छा किया, वीडियो इज नॉट क्लियर ड्यू टू मोशन। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस, तब तो मेरी आवाज नहीं जा रही है।